बच्चे से बात हो रही थी मेरी, तो एक ही सवाल बार बार पूछ रहा था वो। उसकी दवाई चल रही है, बेसिकली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की दवाई चल रही है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है जिसमें कि आपके मन में एक ही टाइप का थॉट बार बार आता रहता है और फिर आप उस थॉट के ग्रेविटी में बहते चले जाते हैं। तो मैं उससे पूछ रहा था कौन सी टाइप की थॉट्स आती है, तो बोल रहा था कि पढ़ाई करते समय ऐसा थॉट आता है, ऐसे नींद आ रही, नींद नहीं आनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए। फिर मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, फिर मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, फिर पढ़ाई नहीं कर पाता, बहुत बार सो जाता हूँ, बहुत बार नहीं सोता हूँ, लेकिन मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो कोई ऐसा तरीका है, कोई करेक्ट मेथड इसके ज़रिए मैं अपनी नींद को बचा सकूँ? या मैं सुन रहा था उसको। फिर पढ़ाई, ऑब्वियसली पढ़ाई कर रहा है करियर के लिए, वो आजकल कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, CA टाइप का एग्ज़ाम है, कोई PMT टाइप का एग्ज़ाम दे रहा है। मैं सोच रहा था उसको मैं क्या बोलूँ। कुछ बातें तो मैंने उससे की थी और फिर मैं अपने भी लाइफ को रिवाइंड करके देख रहा था। और फिर जैसे आप लोगों से नहीं शेयर करा था मैं कल इस बुक के बारे में, कौन सी बुक, फिफ्थ रिस्क। आपको आइडिया हो गया ना फिफ्थ रिस्क बुक किस चीज़ के बारे में है? और लास्ट में तो बहुत ही अच्छे से, मैं जानबूझ के ड्रिफ्ट कर रहा हूँ ताकि मैं वापस आकर के आपको उस बच्चे के बारे में जो मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आप अपने माइंड में देखिए। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसको होता है, प्रॉपर अगर एक्सट्रीम कंडीशन हो चुकी है तो आपको दवाई लेनी चाहिए। उसकी करीब 1.5 साल तक दवाई चलती है। उससे माइंड में ऐसी दवाएं दी जाती हैं कि आपका माइंड सप्रेस हो जाता है। बट उससे बहुत पहले नॉर्मल इंसानों के भी माइंड में ना जो थॉट्स चलते रहते हैं, वो कैसे हम उसको रेगुलेट कर सकें, कैसे कंट्रोल कर सकें, उस पर बात करें। ये जब मैंने आज बुक ख़त्म की तो एक 2-3 एक्सपीरियंसेस आए थे। मैं सुबह सुबह जब टैक्सी में जा रहा था तो कुछ 6 पेजेस पढ़ रहा था तो नींद आ रही थी मुझे। बुक भी बहुत अच्छी थी, फिर भी नींद आ रही थी। फिर फाइनली जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने कंप्लीट कर ली बुक। तो जो लास्ट में एकदम जिस सेंटेंस से, जिस पैराग्राफ से इसने बुक ख़त्म की है, वो ऐसा लगता है जैसे किसी हॉलीवुड मूवी का सीन हो। आपको पता है माइकल लेविस इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइटर इन द वर्ल्ड। माइकल लेविस के लिए कौन बोलता है? मैल्कम ग्लैडवेल बोलते हैं दैट ही इज़ अ जीनियस राइटर। और मैल्कम ग्लैडवेल हमारे फेवरेट हैं, हमको पता है ना। आपने पढ़ी है किसी ने मैल्कम ग्लैडवेल को पढ़ा है? आपने पढ़ा है? वो रिसर्च करते थे कि किस तरह से सक्सेसफुल लोग, जैसे बिल गेट्स टाइप के लोग या जो भी लोग सक्सेसफुल होते तो कैसे होते, जा जाकर उनसे मिलना, उनसे बात करना। और फिर बहुत अच्छी बुक लिखी उन्होंने। तो मैं सोच रहा था अपने आप से कि मान लीजिए मेरे पास स्कूल्स कॉलेजेस ना हो, ठीक है, अब तो है ही नहीं स्कूल कॉलेज, अब कहाँ है मेरे पास। हाँ, डिग्री है, डिग्री की वजह से जॉब भी लग गई है, लेकिन जो हम लोग काम कर रहे हैं, काउंसलिंग का जो काम कर रहे हैं, उसमें किसी डिग्री का कोई रोल नहीं है। आप जो मेरे पास आते हैं, बातचीत करते हैं, उसमें किसी डिग्री की वजह से आप नहीं आते। किस वजह से आते हैं? बिकॉज मेरे पास कुछ थॉट्स हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं। जब मैं आपसे शेयर करता हूँ तो आप उसको सुनते हैं, तो कभी कभी जब अप्लाई कर पाते हो तो उससे आप लोगों को राहत मिलती है, इसलिए आप आते हैं। तो वो मुझे कैसे मिली? मैं इस बच्चे को वही बता रहा था कि सचमुच में जो भी डिग्रीज हम लेने की कोशिश करते हैं और जिसके लिए हमको ऑब्सेसिव कंपल्सिव हो जाते हैं, मतलब बुक पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है, फिर नींद आ रही है, फिर परेशान हो रहे हैं, फिर एग्ज़ाम आने वाला है। बोला था 3 बार मैं अपना एग्ज़ाम दे चुका हूँ और 3 बार नहीं पास हो पाया। CA की तैयारी कर रहा है वो। तो फिर कोई ऐसा तरीका है कि मैं अपने इस ऑब्सेसिव थाट्स को रोक सकूँ? अब ऐसा कोई रेडीमेड तरीका है नहीं, बिकॉज ये जो माइंड है, मैंने आपको बताया था कल, ये माइंड क्या है? ये माइंड है, ये हाथ की तरह एक औजार है। जैसे हाथ से हम चीज़ों को पकड़ते हैं, लेकिन छोटे बच्चे नहीं पकड़ पाते। पता है ना आपको, छोटे बच्चे नहीं पकड़ पाते। मैं अगर एक बॉल उठा के फेंकूं तो आप कैच कर लेंगे, छोटा बच्चा कैच नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाता? क्यों नहीं कर पाता? छोटा बच्चा एक बॉल को कैच क्यों नहीं कर पाता? ये वही वजह है जिसकी वजह से छोटा बच्चा सॉलिड फूड नहीं खा पाता। दूध पीता है वो, शुरू में बचपन में दूध पीता है। दूध क्यों पीता है छोटा बच्चा? ये रोटी सब्जी क्यों नहीं खा पाता है बहुत छोटा बच्चा? कोई आइडिया है? बिल्कुल हल्का फुल्का, स्कूल की पढ़ाई छोड़ दीजिए, कॉमन सेंस लगाइए। हाँ, उनको पता नहीं है और कभी किया नहीं है। उनका बॉडी का स्ट्रक्चर भी ऐसा नहीं है। जैसे छोटे बच्चे को जो पैर होता है, उसके मसल्स वगैरह ऐसे डेवलप नहीं होते हैं जिसकी वजह से वो खड़े हो सकें। तो ऐसे ही जो बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, जो खाना खाने वाला स्ट्रक्चर्स होता है, वो अगर बच्चे को खाना खिला देंगे तो उसको दस्त हो जाएगी या तो उल्टी कर देगा, बिकॉज अभी भी वो ऑर्गन्स पूरी तरह डेवलप नहीं है। ठीक ऐसे ही एक बच्चे के जो हाथ के ऑर्गन्स होते हैं, उसमें हम लोग इनफैक्ट बचपन में ना चेक करते हैं बच्चे का रिफ्लेक्सेस के हिसाब से, उसकी एज चेक करने की कोशिश करते हैं कि उसकी एजिंग प्रॉपर्ली हो रही कि नहीं हो रही है।
अगर एक बच्चा उसको हम लोग शुरू बोलते हैं नेक होल्डिंग, मतलब एक बच्चा अपना नेक होल्ड कर पा रहा है, इसका मतलब इस एज पहुंच चुका है। बहुत छोटे बच्चे होते हैं नेक होल्ड नहीं कर पाते, इसलिए उनको आपको हाथ से सपोर्ट देकर के गोद में उठाना पड़ता है। ठीक ऐसे ही जो बच्चा नेक होल्डिंग मतलब यहाँ के मसल्स डेवलप हो पाए, उसके बाद फिर बच्चा जो है एक आप उसको कुछ पॉइंट दिखाइए तो उसको ट्रैक करता है कि नहीं करता, उससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि बच्चे की न्यूरोनल डेवलपमेंट सही हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जो न्यूरल डेवलपमेंट है ये बायोलॉजिकल ग्रोथ है, जो जैसे जैसे होती जाती है वैसे वैसे बच्चा चीज़ों को पकड़ना शुरू कर देता है हाथ से। यही ग्रोथ हमारे ब्रेन में थॉट्स के साथ भी होनी चाहिए, जो कि नहीं हो पाता बिकॉज बहुत से वजह है। स्कूल्स वगैरह का जो बेसिक रोल होना चाहिए वो नहीं, बेचारे वो भी अभी इवॉल्व ही हो रहे हैं स्कूल, इसलिए नहीं कर पाते। किसी भी चीज़ को समझने के लिए हम थॉट्स को यूज़ करते हैं, एक तरह से हम थॉट्स को हाथ की तरह यूज़ करते हैं उसको पकड़ने के लिए। मैंने आपको कुछ बताया, आपने सुना, तो अगर आप उसको समझ सके और उसको अप्लाई कर सके, इसका मतलब आपके थॉट्स ने उसको पकड़ पाए। ठीक है, ऐसे जैसे एक बच्चे का हाथ किसी चीज़ को पकड़ पाता है, होल्ड कर पाता है। तो मैं सोच रहा था ये जो बच्चा है जो सीए की तैयारी कर रहा है, इसको ये नहीं पता कि अगर एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो पा रही है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी। आप सभी उसी कंडीशन में है ना ऑलमोस्ट, आपको छोड़कर। आप तो जॉब कर रहे हैं, कितने साल हो गए आपको जॉब करते करते? अभी मार्च में लग गई जॉब। ठीक है, तो इनफैक्ट आप थोड़ा सा राहत महसूस कर रहे होंगे। जो लोग भी जॉब करते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग, उनको एक चीज़ बहुत क्लियर हो जाता है कि आपकी नौकरी आपको सिखाती है। जो भी स्कूल्स कॉलेज में हम पढ़ते आते हैं ना, वो केवल फाउंडेशन है, उसमें बहुत बड़ा मतलब ऐसा रोल नहीं है जिसकी वजह से आप इतने पागल हो जाएं, परेशान हो जाएं, जितना परेशान मैं खुद था। अब पीछे जाके देखता हूँ तो मैं हंसता हूँ अपने ऊपर। उस बच्चे को मैं बता रहा था कि मान लो आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, आपने 3 बार एग्ज़ाम दिया, नहीं हो पाया, तो चौथी बार एग्ज़ाम दोगे, अगर नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, फिर क्या करोगे। तो सोचता, मतलब उसको ऐसा लगा जैसे कि मैं कुछ बहुत अजीबोगरीब सवाल पूछ रहा हूँ। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लो आज मेरी ये जॉब चली जाती है, ये चंदन की जॉब चली जाती है, तो फिर मैं क्या करूँगा। मैं जो भी चीज़ मुझे आता है वो करूँगा। हो सकता है मुझे साइंस वगैरह थोड़ा बहुत आता हो, बायोलॉजी आती हो तो बायोलॉजी पढ़ाऊँगा, मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूँगा, या जो भी चीज़ें, चाय तो मुझे बनाने आती हो सकता है चाय की दुकान खोल दूँ। आप हंसेंगे बट फिर भी हो सकता है खोल ही दूँ। तो मैं उसको पूछ रहा था कि तुम क्या करोगे अगर नहीं हो पाएगा। तो सर, उसका आंसर नहीं दे पा रहा था वो। ये क्यों नहीं दे पा रहा था? बिकॉज कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को उसने कभी एड्रेस ही नहीं किया। लेकिन जब आप रियल लाइफ में आएंगे ना, तो आप देखेंगे जो बच्चे भी सीए कर चुके हैं, सीए करने के बाद जॉब भी कर चुके हैं, जॉब करने के बाद बहुत अच्छी जॉब कर चुके हैं, बहुत अच्छी जॉब करने के बाद अपनी स्टार्टअप भी कर चुके हैं, उनके लाइफ में भी उतने ही बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जितने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स बेचारे जो सीए की तैयारी कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं उनकी लाइफ में हुए। खाली दूर से लगता है कि वो मर्सिडीज कार में उसका एक्सीडेंट हुआ है, मेरा चलते चलते एक्सीडेंट हुआ है, बट मैं उस एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ जो रोड पे होता है, मैं लाइफ में एक्सीडेंट्स की बात कर रहा हूँ। डेथ है, डिजीज़ है, डिवोर्सेस हैं, इवन मुफलिसी है, बैंकरप्सी है, घर में गरीबी है, ये सारे के सारे एक्सीडेंट्स आपके साथ हो सकते हैं, किसी के साथ भी हो सकते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम जब ये कवच कुंडल पहन लेंगे, कवच कुंडल जानते हैं ना, वो कर्ण ने पहन रखा था महाभारत में, तो उसको ब्रह्मास्त्र वगैरह नहीं मार सकता था। हमको लगता है ये पढ़ाई की है, सर्टिफिकेट की जब ओढ़ लेंगे तो हमको कुछ नहीं होगा, ऐसा स्कूल वाले हमको इल्यूजन देते हैं। तो मैं फिर से सोच रहा था बार बार मैं उसको क्या बताऊं, क्या चीज़ उसको बताऊं कि उसको कॉन्फिडेंस महसूस हो। फिर मेरा दिमाग इस पर गया, 5th रिस्क पर। जब आज ये बुक कंप्लीट हुई, इतनी शॉकिंग चीज़ें इसने बताई हैं। लास्ट के चैप्टर में ये बात करते हैं टोर्नेडोज़ की। ये पूरी बुक जैसे इंडिया में जो गवर्नमेंट की, एक तो है स्टेट गवर्नमेंट, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर के ढेर सारी संस्थाएं चलाती हैं जिससे पब्लिक का हेल्प होता है। जैसे हॉस्पिटल्स की चेन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, बिजली बनाती है गवर्नमेंट की संस्था, एनटीपीसी जैसी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इंडिया की जो कि ढेर सारा काम करती हैं। अगर वो ना करे, जैसे कोर्ट है, कोर्ट कचहरी है, अगर वो बंद हो जाए, पुलिस का सिस्टम बंद हो जाए, तो पूरा क्योस मच जाएगा। ऐसे अगर आपको पता है, कभी आपने शायद नहीं फिल्में देखी होंगी, सचमुच में जब 19 कौन सा उसका हुआ था ना, जब इंदिरा गांधी का डेथ हो गया था तो कर्फ्यू वगैरह लग गए थे और पुलिस एक दिन के लिए हट गई थी, पुलिस छोड़ दिया गया था, उनको बोल दिया गया था कुछ मत करो, तो उस दिन बहुत मार काट हुई थी। तो ये सब चीज़ें अगर ऑर्गेनाइजेशन ना चलाए, गवर्नमेंट ना चलाए, तो पूरा केओस मच जाएगा। तो ये बता रहे हैं कि इसी तरह के यूएस में भी सब जगह गवर्नमेंट चला रही है, अलग अलग संस्थाएं चला रही हैं। और जब ट्रंप आए तो ट्रंप इज कंप्लीटली
डिफरेंट काइंड ऑफ मैन। उसको कुछ भी आइडिया नहीं है गवर्नमेंट कैसे चलाया जाता है, बट इससे भी बड़ी बात यह है उसको जानना भी नहीं है कि कैसे गवर्नमेंट चलाई जाती है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। न्यूक्लियर बॉम्ब्स और ढेर सारे रिसर्च होते हैं, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है कौन सी है ऑर्गेनाइजेशन, उसमें करीब 20,000 लोग काम करते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट्स और पता नहीं कौन कौन, और अरबों डॉलर वहाँ भेजा जाता है ताकि वो लोग दुनिया में कहीं पर भी अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जा रहे हैं, उसकी वजह से न्यूक्लियर वेस्ट निकल रहा है और जो भी न्यूक्लियर की वजह से दुनिया में बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, उसको रोकने के लिए वो काम कर रहे हैं। अब कोई भी आदमी अगर मिनिस्टर बन के जाता है तो ही शुड बी स्पेंडिंग एटलीस्ट 3, 4, 5 मंथ्स टू लर्न दैट ऑर्गेनाइजेशन की वो क्या क्या कर रही है। तो जैसे मैंने कल हम लोग हंस रहे थे कि जब ट्रम्प की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने क्या किया, अपने मिनिस्टर्स को वहाँ भेजने के लिए क्या किया, उसका सही आंसर क्या है? कुछ नहीं किया, कोई आया नहीं वहाँ। तो लास्ट का जो चैप्टर था वो डिस्कस कर रहे थे कि एक है ऑर्गेनाइजेशन का नाम है NOAA, शायद NOAA, जैसे मैंने कल बताया था NOAA इज एज बिग और एज इंपॉर्टेंट एज NASA। उसका क्या फुल फॉर्म है? नेशनल, जो भी है नासा है, सर छोड़िए क्यों परेशान कर रहे हैं आप। हाँ वही नेशनल, वही वाला नासा। खैर, हम लोग का दिमाग चीज़ों को जब सुनता है तब उसके बारे में सोचना शुरू करता है। जैसे आज तक मैंने कभी भी NOAA के बारे में सुना नहीं था, इसलिए कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं था। NOAA ढेर सारे काम करता है और एक बहुत बड़ा काम करता है। जितने भी पूरी दुनिया में सैटेलाइट्स चल रहे हैं उसके ज़रिए ढेर सारा डाटा लेता है, ढेर सारा डाटा एटमॉस्फेयर के बारे में, ओशन के बारे में, जितना भी डाटा हो सकता है अलग अलग डाटा लेता है। उसी में से एक डाटा लेता है ये, एक चीज़ का डाटा लेता है, दैट इज़ अबाउट टोर्नाडोज, जो आंधियाँ आती हैं। तो एक आंधियों का चैप्टर है लास्ट में कि किस तरह से रिसर्च चल रहा है, किस तरह से वो लोग बचाने की कोशिश करते हैं, और अगर वो काम नहीं होगा तो बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। मतलब हम लोगों के यहाँ तो टोर्नाडो आता ही नहीं है, बट इतने बड़े बड़े टोर्नाडोज आते हैं वहाँ पर जिसमें कि अगर पहले से आप उसको नहीं बताते हैं लोगों को तो जानो माल का बहुत खतरा होता है। जैसे और भी कोई अर्थक्वेक में जैसे लोग मरते हैं, ऐसे बहुत से लोग मरते हैं। तो मैं इसके बारे में सोच रहा था कि यार ये जो मैंने पढ़ा है इसके ज़रिए मैं कोई एग्ज़ाम तो दे नहीं पाऊँगा, लेकिन इस चीज़ को जब मैंने पढ़ा, पूरा का पूरा चैप्टर बुक कंप्लीट की, तो पता है मैंने एक फीलिंग, मेरे स्ट्रॉन्ग फीलिंग मेरे अंदर से आई। मुझे लगा, मैंने रिम्पी को कहा, रिम्पी मुझे लगता है ऐसे कि मेरी ड्यूटी है, मेरा एक मॉरल ड्यूटी भी नहीं है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट ज़रूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें बताना या बच्चों को बताना या दुनिया को बताना जो ये चीज़ बता रहा है। इतना ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, इसके मैं कोई एग्ज़ाम पास नहीं कर पाऊँगा इससे, क्योंकि मैं एग्ज़ाम दूंगा ही नहीं इसका। बट एट द सेम टाइम अगर शायद मैं एग्ज़ाम दूं तो शायद फेल भी हो जाऊं, क्योंकि आप देख रहे हैं मैं NOAA का फुल फॉर्म नहीं बता पा रहा हूं। बट अगर मैं एग्ज़ाम नहीं भी दे पाता हूं, एग्ज़ाम फेल भी हो जाता हूं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं कम से कम इसको पढ़ करके आपको बता तो पा रहा हूँ, और 2, 4 बार 10 बार बताऊँगा तो मुझे भी याद हो जाएगा। और जब मुझे याद हो जाएगा, मुझे समझ में आ जाएगा, तो फिर मैं उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाऊँगा उसकी जानकारी को। बेसिकली इसमें ये बता रहे हैं कि भविष्य में अगर हम चाहते हैं कि पॉलिसीज़ अच्छी बने, सेफ्टी रहे, अच्छा फ्यूचर हो दुनिया का, तो हमको समझदार, पढ़े लिखे, पैशनेट लोगों को गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट पोजीशंस मिलनी चाहिए। केवल इस तरह से नहीं होना चाहिए जैसा अभी चल रहा है। अभी तो पूरा उल्टे सीधे तरीके से चल रहा है, कोई भी कैसे भी इलेक्शन जीत रहा है, कोई भी कैसे भी, आप तो जानते हैं आप क्या चल रहा है। तो कैसे उस ऑब्सेसिव थॉट को ख़त्म करें? ऑब्सेसिव थॉट को ख़त्म करने के लिए या उसको जीतने के लिए हम लोगों को अपनी गहरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी, जो हम किसी और से ना एक्सपेक्ट करें, ना पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करें, क्योंकि मेरे पिताजी मुझे नहीं बता पाएंगे NOAA के बारे में। हम किसी से भी एक्सपेक्ट ना करें। और हम ये भी देख सकते हैं, जो भी आप सीख रहे हैं, मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट के बारे में सीख रहे हैं, उसके ज़रिए आपकी लाइफ में ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा होगा जिससे आपकी लाइफ ठीक ठाक चलेगी। जैसे छोटे बच्चे की जब ग्रोथ होती है तो चीज़ों को पकड़ पाता है, खा पाता है, तो वो जी पाता है। ठीक ऐसे ही जिस तरह से आप लोगों की लाइफ चल रही है, जो बच्चा CA की तैयारी कर रहा है, जो किसी भी तरह की पढ़ाई कर रहा है, अगर वो उसी तरह से पढ़ता रहा, एग्ज़ाम और स्कूल दुनिया से हटा दिए, तब भी आपकी समझ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करियर में आगे ले जाएगी। तो जब मैं उसको बोल रहा था ना कि मैंने कहा CA मान लो तुम और भी 2 बार फेल हो जाओ तो भी क्या करोगे लाइफ में। मैं ऐसे एक आदमी के बारे में जानता हूँ जो एग्ज़ाम में 3 बार फेल हुआ, उसके बाद कभी उसने एग्ज़ाम नहीं दिया,
कभी स्कूल कॉलेज ही नहीं गया, और फिर भी हम लोग उसकी किताबें पढ़ते हैं। हम और अनिल तो और नंदिनी तो फ़ैन है उसके, आजकल ये भी फ़ैन हो गई है ना, किसके, जे कृष्णमूर्ति के हम लोग फ़ैन हो गए हैं। मैं उसको बोल रहा था कि जे कृष्णमूर्ति कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए, हमेशा फेल होते रहे, 3 बार फेल हुए थे एग्ज़ाम में। और वहीं दूसरी तरफ कौन थे, ओशो थे, वो तो सारे एग्ज़ाम में टॉप करते थे। तो किसकी तरह बनना है तुम्हें? तो बोलता है सर मैं तो दोनों की तरह बनना चाहता हूँ। ये बीमारी स्कूल की दी हुई है कि हम दोनों की तरह बनना चाहते हैं। ये लगता है ऐसे कि हर सवाल का एक सही आंसर है, वही हमको देना है, ये दोनों की तरह बनेंगे तभी सही आंसर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से खाना खाने का कोई सही आंसर नहीं है। जब आपको भूख लगती है तो आप कुछ खाते हैं, सामने अगर 2 ऑप्शन है जो अच्छा लगता है वो खाते हैं। ठीक ऐसे ही आपकी लाइफ में मैं कैसे समझाऊं कि जो भी स्कूल कॉलेज में जो हम पढ़ रहे हैं ना, उसका बेसिक पर्पस है कि आप समझ सकें चीज़ों को। कल मैं और एक आदमी के बारे में डिस्कस कर रहा था, उसका नाम क्या था, फ्रेडबर्ग ना, डेविड फ्रेडबर्ग। वो मैथमेटिशियन था और वो डाटा कलेक्ट करता था, और डाटा कलेक्ट करते 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 उसको इतना सब कुछ मालूम पड़ गया फार्मिंग के बारे में, बिकॉज वो फार्मिंग के डाटा इकट्ठा करता था, एटमॉस्फेयर के बारे में, NOAA में काम करता था। तो वो जाकर के किसानों को बताता था कि क्या करना चाहिए, कब ब्रीडिंग करना, कब बीज लगानी चाहिए, कब क्या क्या करना। उसकी बहुत बड़ी स्टार्टअप हो गई, $1.5 बिलियन की उसकी स्टार्टअप बिकी है। वो मैथमेटिशियन था। तो फार्मर्स को जाके बताता था, जाके फार्म में रहता था उनके साथ, उसको देख करके मुझे लगा कि अच्छा ये बताओ, किसी एग्जाम को पास करके तुम ऐसे कर सकते हो? एक मैथमेटिशियन जाके फार्मर को बताएगा कि कैसे फार्मिंग करना है। फिर बाद में एक फार्मर आके उसको बोलता भी है, तुमने मेरा 1 साल का $4 लाख बचाया है। उसकी ऐप बहुत अच्छी ऐप है। और वहीं पर अगर हम मूर्ख हैं तो फिर इस तरह की चीज़ें हमारे साथ होती रहेंगी कि इसको ऑब्सेसिव आपको अपने थॉट्स को पहचानना होगा। और ये थॉट्स कोई और नहीं देता हमको, हमारे आसपास के लोग ही देते हैं, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स। तुझे ये नहीं आता, तू फेल हो गया, तूने ये कपड़े पहने, तेरी हेयर स्टाइल ऐसी है। आपको लग रहा होगा कि इसमें कोई तुक नहीं है, हेयर स्टाइल और एग्जाम फेल में कोई तुक नहीं, तुक है, कोई वैल्यू की नहीं है। जो चीज़ आपको डिस्टर्ब करे वो थॉट आपके वैल्यू की नहीं है। इस चीज़ को पहचान करके उससे दूर रहना है। ये एजुकेशन का काम है, लेकिन हम लोग नहीं सीख पाए। तो ये चीज़ हमको, ऑब्सेसिव थॉट्स को कैसे बचें, समझ से। टाइम दीजिए अपने आप को, जो भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं उसके लिए टाइम दीजिए। एग्जाम्स को भूल जाइए, अपने आप को बता दीजिए कि मैं एग्जाम में तो फेल ही होने वाला हूँ, फेल ही हो जाने दो। CA का सर्टिफिकेट नहीं मिला तो भी मैं CA का काम करूँगा, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये सोचिए अपने आप से। नहीं, देखिए आप सर्टिफिकेट नहीं ले पाएंगे, आप जाकर के आप किसी को हो सकता है जॉब भी नहीं ले पाएँ, लेकिन काम तो सीख सकते हैं। आप कोई भी काम सीख सकते हैं, थोड़ा वहाँ पर सुविधा होगी सीखने में, बट ऑब्सेसिव थॉट से बचना है। मान लो CA की सर्टिफिकेट मिल गई चाचू, और ऑब्सेसिव थॉट से परेशान है, तो कैसे यूज़ करोगे, कैसे आगे बढ़ोगे? है तरीका, मतलब अगर परेशान है, इस कंपनी का मुझे इनकम टैक्स भरना है, इसका कैसे अगर पकड़ में आ गया, इसका ब्लैक मनी वाइट मनी पकड़ में आ गया तो कैसे होगा, फिर पुलिस आ जाएगी, फिर मुझे जेल में डाल देगी इसका, और ऐसी 10 कंपनियों का इनकम टैक्स भरना है। ऑब्सेसिव थॉट्स वो होते हैं जिनको हम पहचान नहीं पाते और हमको लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग वर्ड ही बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। कुछ समझे जिंदगी में आज तक आप लोग? कोई ऐसी चीज़ जो आप मुझे बता सकें, सर मैं ये समझ गया हूँ और बहुत हेल्प हुई इस चीज़ से मुझे। जब आप देखना शुरू करेंगे ना पीछे घूम करके, कभी कभी ऐसे कोई बायोग्राफी लिखेंगे, तब आपको एहसास होगा कि हमने क्या क्या चीज़ सीखा है जिसके बदले में कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता था। इस बच्चे से जब मेरी फाइनली बात हो रही थी तो मैंने उससे पूछा, तुम मुझसे बात कर रहे हो अभी, तो ये डिसाइड किया है कि इस बातचीत को नंबर देना है, हम लोगों को मार्क्स देना है, 10 आउट ऑफ इतने नंबर भी देना है? बिकॉज सर से मुझे ढेर सारा चीज़ बात करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना बोलता है। सर ऐसा तो कुछ सोचा ही नहीं, लेकिन अगर बात करने के लिए भी नंबर डालना शुरू कर दोगे, मार्क्स डालना शुरू कर दोगे, जजमेंट करना शुरू कर दोगे, तो बात ही नहीं कर पाओगे। मैंने उसको एक मजाक के तौर पे पूछा कि नहाते हो रोज़, तो 10 में से कितने नंबर मिलते हैं रोज़ जब तुम नहा के आते हो? कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी यहाँ पर नहीं धोते, कभी यहाँ पर साबुन नहीं लगाते, लेकिन फिर भी काम तो चल जाता है ना। ठीक ऐसे ही लाइफ में भी यू हैव टू लर्न टू नॉट मैक्सिमाइज। इसको बोलते हैं मैक्सिमाइजर, कि मुझे वही चाहिए और बेस्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब आपको मैक्सिमाइजरशिप की बीमारी हटेगी तब आप अपना तो भला कर ही पाएंगे, बहुत से लोगों का भला करेंगे। उसी तरह के लोगों की बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर माइकल लेविस। लास्ट में जो आपको बताना था ना, तो ये बोलते हैं कि जो टोर्नेडो वगैरह चल रहे थे उसके रिसर्च में बहुत पैसा आता था, और अब जब ये आ गए, ट्रम्प वगैरह आ गए, तो वहाँ से अपना फंड्स हटा के कहीं और डाल रहे हैं। तो उस तरह की रिसर्च शायद ना हो।
एनीवेज, तो ये लास्ट में बोलते हैं हम लोग जाके रिसर्च करते थे वहाँ जहाँ पर टोर्नेडो आते हैं, तो उस जगह पे एक रिसर्च कर रहे थे और किसी से बातचीत कर रहे थे। वहाँ पर एक लेडी थी। इन द वीक्स आफ्टर एल्क सिटी टोर्नेडो, जहाँ पर टोर्नेडो हुआ था, लेनी रोज रिजन हुवर टूर्ड द डैमेज विद वेरियस गवर्नमेंट ऑफिशियल, ढेर सारे लोगों के साथ वहाँ पहुंची टूर करने के लिए जहाँ पर डैमेज हुआ था। अ मैन फ्रॉम फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी FEME came through to determine who was eligible for disaster relief, कि कौन कौन है जिसको डिजास्टर में रिलीफ मिलनी चाहिए, उसको टूर करने आया था। अच्छा, while driving the man around Elk City, Lonnie spotted Miss Finlay नाम की एक औरत से वो मिला। Her house was a ruin, उसका घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था टोर्नेडो में। And her barn was gone, उसका जो बार्न था जहाँ पर गाय भैंस लगाते हैं वो सब खेत टाइप का था, वो भी खत्म हो चुका था। Surely she was eligible for the relief, उसको रिलीफ के लिए एलिजिबल थी। Lonnie stopped to see FEMA guy might speak to her, उन्होंने सोचा चलो इसको बात करा देते हैं। You know, said Miss Finlay उसे बोल रही हैं, For last 10 years, I prayed for a tornado to come and take that barn. पिछले 10 साल से मैं प्रे कर रही थी जब टोर्नेडो आए और मेरा वो बार्न लेके चला जाए, उसमें पूरा उजाड़ दे, खत्म कर दे। I didn't think it would take the house too. मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि बार्न आएगा, टोर्नेडो आएगा और मेरा घर भी ले जाएगा। मैं तो क्या सोच रही थी वो आएगा और वो ले जाएगा। She seemed to think her reasoning self-evident, और उसको लग रहा था कि जो सोच रही थी ना वो सही है, वो जो बोल रही है वो समझ में आएगा लोगों को। बट ये जो फेमा वाला आदमी था, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल था, गाय सेड दैट ही डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई शी हैड बीन प्रेइंग फॉर अ टोर्नेडो टू टेक हर बार्न। कोई ये क्यों भगवान से प्रार्थना करेगा कि आंधी आए और मेरे बार्न को लेके चला जाए। एवरी टाइम आई पुल्ड आउट ऑफ द ड्राइव वे आई एम लुकिंग एट द रेड बार्न, शी सेड। जब भी मैं घर बाहर निकलती हूँ ना, घर से बाहर निकलती हूँ, तो मुझे जो बार्न दिखाई देता है, लाल रंग का बार्न दिखाई देता है। एंड एवरी टाइम आई पुल इन टू द ड्राइव वे आई एम लुकिंग एट द रेड बार्न, और जब भी मैं गाड़ी बाहर निकालती हूँ तब भी मुझे रेड बार्न दिखाई देता है। At which point Lonnie asked the FEMA guy if he was ready to leave. बोलते उसने पूछा तुम जाने वाले हो तो जाओ, क्यों यहाँ रुके हो? He wasn't, बोलता है मैं नहीं जाऊँगा नहीं, पहले मुझे जानना है। He was still puzzled. Why did it bother the woman to look at her red barn? वो red barn को देखने में क्या दिक्कत होती है? That barn, Miss Fanny said, is where my husband committed suicide 10 years ago. बोलती वहीं मेरा हस्बैंड 10 साल पहले अपने आप को सुसाइड किया था। बट इसका लास्ट पैराग्राफ है, And so you might have good reason to pray for a tornado, whether it comes in the shape of swirling wind or a politician. एक आंधी की तरह आए या एक पॉलिटिशियन की तरह आए। पॉलिटिशियन कौन? ट्रम्प। You imagine that the thing doing the damage that you would like to see done and no more. आप चाहेंगे कि वो ठीक आया है, बेवकूफ़ आदमी आया है तो वो डैमेज करके जाए जिससे मुझे कोई ताल्लुक नहीं है। That is what you fail to imagine that kills you. आप सोचते होंगे कि वो आपको नहीं नुकसान पहुंचाएगा, आपके घर को नहीं करेगा, उस बार्न को करेगा, लेकिन जब आंधी आती है और आप उसको पहचान नहीं पाते हैं तो वो किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इसको पढ़ के मुझे एक ऐसा मॉरल ड्यूटी लगी, आई शुड बी मेकिंग कंप्लीट वीडियो ऑन दिस। ये खाली यूएस के लिए नहीं है, इट इज़ अबाउट एवरी कल्चर, जहाँ पर कि हम एजुकेशन के ज़रिए समझ डेवलप करने के बजाय पता नहीं क्या डेवलप कर रहे हैं। ये किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे 10 साल हो जाए चाहे 20 साल हो जाए। आज कोई ज़रूरत नहीं मुझे पढ़ने की, बट मैं देख रहा हूँ जो लोग नहीं पढ़ते, इस तरह की बुक्स नहीं पढ़ते, उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है। फिर हम लोग रोते रहते हैं कि यार क्या चल रहा है हमारी लाइफ में। आएगी टोर्नेडो आएगा और बाढ़ के साथ घर भी ले जाएगा, फिर हम देखते रह जाएंगे। बट अगर हम प्रॉपरली समझ सके तो बोल रहे हैं हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कहाँ पर आंधी आने वाली है, कहाँ नहीं आने वाली। बहुत सी जानें बच सकती हैं, बहुत सी चीज़ें बदल सकती हैं अगर हम समझ सकें। ये सब सर्टिफिकेट का रिजल्ट नहीं है, CA या PMT या किसी भी एग्जामिनेशन का रिजल्ट नहीं है, समझ का रिजल्ट है। दोस्तों, हम लोग एक डीप नॉलेज स्टडी सेंटर बना रहे हैं जहाँ पर हम बच्चों को पढ़ा सकें, जहाँ पर आप आकर के हमारे साथ मिल सकें, रह सकें, और एक प्रॉपर स्कूल भी हम खोलना चाहते हैं। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन आपके सपोर्ट के साथ ये पॉसिबल हो पाएगा। हम आपको अपील करेंगे कि अगर आप चाहते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल दुनिया में रहे, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे के लिए और उसके बच्चों के लिए, हम सब के बच्चों के लिए, और कोई करेगा नहीं। मेरे हिसाब से हम किसकी मुंह देखें, सब अपने काम में बिजी हैं। तो हम सब, मैं भी अपनी मेडिकल जॉब करता हूँ, शाम को जब घर पे आता हूँ तो अपने टाइम को लगाता हूँ, और मैंने अपने काम में से कुछ न कुछ पैसे निकाल करके मैं बचा के रखता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग भी इस तरह के सपने में, इस तरह के एम्बिशन में, इस तरह के काम में
अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो कुछ महीने का केवल 1%, 2%, 7%, 10% जो भी आपको ठीक लगता है उसको निकाल करके इस काम के लिए बचा कर रखिए। और हम लोग का हो सकता है अगले 10-15 साल में ही, या हो सकता है उससे जल्दी, वो स्कूल खोलना जिसमें कि बच्चों को हम बचपन से ही एक ज़िंदगी बना सकें, ऐसा स्कूल खोलने का हमारा सपना सच हो जाएगा। थैंक यू।